नमस्कार प्रहलाद दोस्तों, पंकज रौतेला आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज एक बड़ी इसलिए बनी है क्योंकि चार धाम में पहुंचने वाले वीवीआईपी, वीआईपी और खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जब वो पहुंचते हैं, तो वहां पर उनका स्वागत सत्कार, उनका आशीर्वाद देना, उनके दर्शन करना, पूजा पाठ करना, ये सब अ, अपने देवभूमि के लिए गौरव की बात होती है। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल भी हो गए। सवाल इसलिए कि अंबानी साहब पहुंचे थे अभी दर्शन करने के लिए केदारनाथ, मुकेश अंबानी। तो उस दौरान बीकेडीसी के जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर जो साधु संत हैं, जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं, उन लोगों ने सवाल किया कि जो काम उनको करना चाहिए था वो काम वो अध्यक्ष साहब खुद कर रहे हैं। इन सब को लेकर हम बातचीत करेंगे और खासकर मैं आपको उन शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो ढीमरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और केदारनाथ की जब बात आती है तो ये ढीमरी समाज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मंदिर की पूजा पाठ से लेकर रख रखाव और प्रबंधन को लेकर भी हर चीज में इसकी मौजूदगी वहां पर रहती है। समाज की उसका प्रतिनिधित्व करते आए हैं लोग, पुरखों से काम वहां पर कर रहे हैं। तो बात इस पर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हरीश डिमरी साहब, चारधाम महापंचायत से हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं? सब बढ़िया है? धन्यवाद धन्यवाद जय बजरंग विशाल। ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हम देखते हैं, वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हैं, आम लोगों के दर्शन नहीं हो पाते हैं, उसको लेकर सवाल उठता है। ये सब क्यों हो रहा है मैं जानने के लिए आया हूँ। उससे पहले मैं एक बयान सुना देता हूँ कि ये मामला क्या है। केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं। जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहां की व्यवस्थाओं को देखना है। इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उसमें ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है, उनका ध्यान नहीं है। कभी एक चाय नहीं, कोई लाइन में मेडिसिन नहीं, या जूते चप्पल सब वहाँ उल्टे पड़े हुए हैं। और मोबाइल के नाम पे भी ये लोग वहाँ पे पैसा कमाते हैं। जैसे किसी ने फोटो खींच लिया और मोबाइल उसका छीनते हैं, उसके बाद उस 1100-2100 रुपये उनसे लिया जाता है। जबकि क्लॉक रूम होना चाहिए, यात्री को बाहरी यात्री का मोबाइल अंदर ही नहीं जाना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं। ये सारी बातें जो हमारे अध्यक्ष जी के साथ हुई थी, लेकिन कहीं भी बात होने के पहली मुलाकात में जब ये सारी बातें अध्यक्ष जी से हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो भी होगा मैंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। मतलब कहने का मतलब ये है, उनको ये लगा कि ये विरोध करेंगे तो आप करते जाना, हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन वो पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी जिस पार्टी ने आपको यहाँ अध्यक्ष बनाया। लेकिन वहाँ की परंपराओं पर आपका कोई ध्यान नहीं है। कई सारी चीजें ऐसी है जो आप जो है परंपराओं पर ध्यान देना चाहिए। और केदारनाथ में 2013 के दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पे उनके नाम से एक भागवत की थी। आपका 1 रुपए का सहयोग उसमें नहीं रहा। आपने आने तक भी वहां ये नहीं समझा कि हमको केदारनाथ उसमें भाग लेना चाहिए। आप आए भी नहीं, लेकिन पेज आपने जरूर चलाए। आपके पेज के लाखों फॉलोअर बने, लेकिन आपने उस यज्ञ में जो दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वहां पे जो भागवत हुआ था उसमें भी आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आप बताइए, आप एक भी जिम्मेदारी आपने मंदिर समिति ने अगर उस भागवत में ली होगी। लेकिन ये सारी चीजों पे ध्यान न दे करके सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में वहाँ की पवित्रता, वहाँ की अखंडता, वहाँ की पौराणिकता को रौंद दिया जा रहा है। जो इसी के उपलक्ष्य में हमने कल केदार सभा ने सीएम साहब को अपना एक पत्र जारी किया था कि ऐसे आदमी को जिसको जो परंपरा का ध्यान केदारनाथ मंदिर समिति में नहीं रखेगा, केदारनाथ में नहीं रखेगा,
उसको तत्काल जो है उनके पद से मुक्त करना चाहिए, नहीं तो आगे का रास्ता हम अपना आंदोलन जारी रखें। हरि डिमरी साहब, क्या समझे इसको हम, किस तरह का विरोध है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए आपके नजरिए से? मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक परंपरा और पौराणिकता की बात है, देखिए, आशीर्वाद देना, स्वागत करना, बागंबर पहनाना, ये अधिकार वहां पर तीर्थ पुरोहितों का ही है। जी। अभी जो पूर्व वक्ता मेरे बोल रहे थे, उनका जो कहना था कि मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो वहां पर वीआईपी जो भी आ रहा है उसको बागंबर के अलावा आशीर्वाद देना और उनका स्वागत करना, ये काम, आशीर्वाद देने का काम, ये केवल वहां के केदारनाथ से जुड़े हुए जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं उन्हीं का अधिकार है। मैं डिमरी समाज से हूं, बद्रीनाथ से जुड़ा हूं, और उसके अलावा ये जो वीआईपी कल्चर की बात आ रही है, ये बार बार बात तो उठती तो जरूर है जी। कुछ दिनों के लिए मामला इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर वही पुरानी लौट के वही बात आ जाती है। अब आए अंबानी साहब, तो अंबानी साहब आए तो उनके कोई ना कोई तो तीर्थ पुरोहित वहां पर होगा। गुजरात से जो अगर अंबानी जी आए हैं तो उनका वहां पर तीर्थ पुरोहित होगा। मेरा ये मानना है कि उनका स्वागत, उनके तीर्थ पुरोहित है, उनको जो आशीर्वाद देना, उनका जो स्वागत करना, उनकी जो व्यवस्था करना, वो तीर्थ पुरोहित का काम है। आज से नहीं, अनादिकाल से ये होता आया है और आगे भी होगा। अगर इस तरह से मंदिर समिति इस परंपरा को तोड़ेगी, मंदिर समिति 1939 में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नाम से एक एक्ट बना, ठीक है साहब। उस एक्ट का यह प्रावधान है कि बाबा केदारनाथ में बाबा की संपत्ति है, भगवान बद्री विशाल में भगवान बद्री विशाल की संपत्ति है। क्योंकि ये दोनों जो हैं वो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए इनकी संपत्ति के लिए, रख रखाव के लिए, इनके प्रबंधन के लिए ये कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें 10 लोग नॉमिनेट होते हैं सरकार से, 3 एमएलए आते हैं और 4 आते हैं आपके जिला पंचायत से चुने हुए हिंदू सदस्य। उसमें लिखा हुआ है मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजक होगा और सनातन धर्म में आस्था रखता होगा वही वहां का सदस्य, कर्मचारी वगैरह बन सकता है। ये उसका प्रावधान है। और उसके अलावा उसका एक्ट का एक क्लॉज है 2 नंबर, उसमें हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जहां पर जिसका अधिकार है, जैसे लक्ष्मी मंदिर डिमरी लोगों का है तो उनका अधिकार वहां पर पूजा से लेकर, गर्भगृह में केदारनाथ में तो तय करते हैं आपके रावल साहब, जो उनके पुजारी होते हैं, जो उनको दीक्षा देते हैं। बद्रीनाथ में रावल जी के साथ केवल डिमरी समाज ही अंदर गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है। वहां की पूजा व्यवस्था में पानी अभिषेक के लिए पानी लाना, चंदन घिसना, भगवान का भोग पकाना, ये काम किसका है? डिमरी समाज का है। उसी तरीके से केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का अपना अपना एरिया बटा हुआ है। तो अगर अंबानी जी आए तो मेरा ये मानना है कि वहां के जो तीर्थ पुरोहित जो उनके थे, उनको स्वागत करना चाहिए था, उनका ये अधिकार है। एक बात। दूसरी बात, मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई सचिव केदार सभा से, तो जो ये पत्र दिया गया है मुख्यमंत्री को, उसमें ये उनको ये आश्वासन दिया गया है, आश्वासन कि भाई हम उनकी टेबल टॉक आपसे कराएंगे, और इसमें जो वहां के उपाध्यक्ष अभी बने हैं कपड़वाण जी, उनके द्वारा ये बात हुई है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष और वहां के तीर्थ पुरोहित टेबल के ऊपर बैठ करके इस विषय में बातचीत करेंगे, जो मेरे को बताया गया, ठीक है ना। तो मेरा भी ये मानना है, देखो मैं भी परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। डिमरी समाज सबसे बड़ा समाज है इस धाम का, बद्रीनाथ धाम का सबसे बड़ा समाज है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी परंपराएं हैं, पौराणिक परंपराएं हैं, उनका निर्बंध तो होना चाहिए। अगर आप इसको पर्यटन की दृष्टि से ले रहे हैं तो मेरी तो समझ में एक बात और भी नहीं आती ना,
कि देखिए ये जो हमारे तीर्थ हैं, गंगोत्री यमुनोत्री, एक द्वादश लिंग में आपका केदारनाथ है, और भू वैकुंठ धाम जो है वो 4 धाम में एक धाम है। तो यहां पर अगर परंपरा आप नहीं निभाएंगे तो सनातनी किस बात के? आप अगर इसको छेड़छाड़ करेंगे तो वो मतलब एक तरीके से आप जो है सनातन धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। अब हम ब्रह्म मुहूर्त बोलेंगे, ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से 6 बजे तक। अब आप उसको 7 बजे पूजा करवा देंगे तो ब्रह्म मुहूर्त थोड़ी माना जाएगा। इसी तरीके से जो अभी ये मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि एक भागवत 13 के बाद एक भागवत हम लोगों ने भी एक संस्था बना करके अगस्त मुनि में एक बहुत बड़ा आयोजन किया, अष्टादश पुराण, और उसमें 108 व्यास लोग बैठे। उसके बाद ही यात्रा का थोड़ा सा संचालन लोग बाग आने लगे कि हाँ भाई वहां पर सब ठीक ठाक है। अभी बिल्कुल पूर्व वक्ता ने बिल्कुल सही बोला कि मंदिर समिति क्या सहयोग करी। मंदिर समिति का काम मैनेजमेंट का है जी। आपको वहां पर यात्रियों को अच्छी सुविधा देनी है, आपको उनको बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था, ये तो सरकार का काम है। लेकिन वहां मंदिर के परिसर में जो व्यवस्था, आपको व्यवस्था के लिए कमेटी बनी है ना, 10 आदमी, वो 2 उपाध्यक्ष, 1 अध्यक्ष और 3 एमएलए और 4 जिला पंचायत से चुने हुए सदस्य। उनमें से अब ये करीब करीब कुछ सालों से, जब भी मैं 2008 से 12 तक रहा तो हमारे साथ लास्ट टाइम पे 3 एमएलए आए, जिला पंचायत से कोई नहीं आया। तो एक्ट के प्रावधान के अनुसार, क्योंकि बाबा केदारनाथ भी नहीं बोल सकते, बद्रीनाथ जी भी नहीं बोल सकते, इनकी संपत्ति के रख रखाव के लिए ये कमेटी प्रबंधन के लिए बनी है। ये इसलिए नहीं बनी है कि आप जितने वीआईपी आए उनका स्वागत करें। वो काम पूर्व से, अनादिकाल से हम ही लोग कर रहे हैं ना, जो वहां के हकदार और तीर्थ पुरोहित है, उनका काम है। पूजा पद्धति में सारा का सारा रोल कहाँ का होगा? जो वहां से परंपरागत ढंग रूप से जुड़े होंगे। अब कोई वीआईपी आ रहा है, देखिए अंबानी जी का कोई तो वहां तीर्थ पुरोहित होगा ना, तो आप उनको साथ ले जा नहीं सकते थे उसमें? स्वागत के लिए आप उनको साथ ले जा सकते थे, चलिए साहब कि आपके यजमान आ रहे हैं और चलिए आप उनका स्वागत कीजिए, इसमें क्या परेशानी है? तो इस तरीके से परंपरा टूटती चली जाएगी। कल को प्रधानमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री का भी तो कोई वहां पर तीर्थ पुरोहित होगा। तो पीछे भी आपने देखा होगा, मोदी जी गए तो उनका तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। तो केवल एक अंबानी जी बहुत बड़े द्विवेदी साहब है, डिमरी जी, जी बीकेसी के अध्यक्ष, ये क्यों विवादों में रहते हैं? अक्सर इनको क्यों टारगेट, क्यों इन पर आवाज, इन पर उंगली उठती है? इनके कामकाज को लेकर खुश क्यों नहीं है वहां के तीर्थ पुरोहित और तमाम वो करता धरता समाज के लोग? ऐसा क्या है? देखिए साहब, मेरी तो कभी मुलाकात अभी तक भगवान की दुआ से उनसे हुई नहीं है, और वैसे वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। पूर्व में जब मैं 8 में वहां पर सदस्य था तो इनके साथ मेरी बराबर बातचीत भी होती थी। तब ये बीज निगम में कहीं कोई इनको पद मिला हुआ था, ठीक है साहब। और ये 1-2 बार गए, मेरे से इनकी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन टेलीफोनिक मेरी इनसे बात हुई और इनकी व्यवस्था वगैरह जो भी बद्रीनाथ में करनी थी। इससे चलिए, आप मुलाकात नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे इसको, लेकिन पर्यटन और धार्मिक स्थल में फर्क कौन समझाएगा हमको? अब हमारी समझ में एक बात नहीं आती जी कि भाई धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा आदमी अगर धार्मिक कार्य के लिए रखा जाए तो उसको तो, अब बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ आदमी, उसको वहां की पूजा पद्धति का अगर पता ना हो, या केदारनाथ से जैसे कपरवाणी जी उपाध्यक्ष है, वो वहीं से हैं, उनको पता है। बद्रीनाथ से सती जी, ऋषि प्रसाद सती जी, वो ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित से जुड़े हुए, वो उपाध्यक्ष हैं 2। अब द्विवेदी जी को अध्यक्ष बनाया गया तो उनको वहां के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि पेट के अंदर से कोई सीख के आ जाता है। मैं भी जब 22-23 साल का हुआ हूँ तो अपनी पंचायत में मैं गया हूँ, तो वहां जाके समझाऊंगा। तो यही बात होती है। बात यही है
कि तालमेल की कमी, मुझे लगता है तालमेल की कमी हो रही है। परंपरागत ढंग से जो लोग जुड़े हुए हैं वहां के, और जो तीर्थ पुरोहित समाज है या हकूकदारी समाज है, उनके और इनके बीच में कहीं तालमेल का अभाव, ऐसा लगता है जैसे तालमेल का अभाव हो रहा है। ये बात क्यों उठी कि भाई अंबानी जी को ये स्वागत कर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए ना, यहाँ के तीर्थ पुरोहित, यहाँ का पुजारी, यहाँ का जो जुड़ा हुआ व्यक्ति हकदार है, वही स्वागत करेगा, उनको आशीर्वाद देगा। और ठीक है, आप उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो वो प्रबंधन के लिए, मैं बोल तो रहा हूँ, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति 1939 में जो एक्ट बना है उसमें तो प्रबंधन के लिए ना, कि आप यात्रियों की सुविधा के लिए आप बने हैं, यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए आपको रखा गया है। आपको केवल ये थोड़ी है कि वीआईपी आया तभी आप जा रहे हैं। एक छोटा आदमी, वो भी भगवान के प्रति अपने पूरे तन मन धन से निछावर होके वहां पर जाता है, मानते ना आप इस बात को? और एक जो वीआईपी है वो भी जाता है जी। अब वीआईपी कल्चर में कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई आप लीक से हट के कुछ काम करेंगे तो विवादों में अवश्य। मैं 6 साल 2008 से 11 तक अंशुआ प्रसाद भट्ट जी मेरे अध्यक्ष थे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन हमारा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, तो गोदियाल जी हमारे अध्यक्ष थे। तो गोदियाल जी से कभी अगर आपकी मुलाकात होगी तो आप मेरा नाम अवश्य पूछिए, कितना अच्छा तालमेल था। वो कांग्रेस से थे, हम लोगों को खंडूड़ी जी ने बनाया था। अच्छा, आज आप कैसी तस्वीर आप देखते हैं, आज की तस्वीर? क्योंकि आज ना भेदभाव वाली बात हो रही है। अभी जिस तरीके से तिवारी जी बता रहे थे आपसे पहले, वो बता रहे थे कि कैसे काम पर ध्यान नहीं देकर और चीजों पर ध्यान दिया जाता है। और जहां तक मुझे याद है, आपने भी इस चीज का विरोध किया था कि धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए, इसे बदलने की कोशिश न की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, सब बदल दिया गया, सब पूरे नियम कायदे ताक पर रखकर काम हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, धर्मसूत्र से हटा के बीकेटीसी को, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर, उसको पर्यटन से जोड़ दिया, पर्यटन विभाग से। ठीक है ना? जबकि देखो, यात्री और पर्यटन में बहुत अंतर है। पर्यटन स्थल है औली, दयारा बुग्याल, चोपता। अब आप 6 महीने तो चलिए, आप ये मंदिर हमारे खुले हैं, 6 महीने के बाद इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जो भी उधर की इकोनॉमी है ना, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो वहां पर, अब मैं आप असली बात पे आता हूँ, जो मास्टर प्लान चल रहा है, शुरू से उसका विरोध इसलिए हो रहा है कि जितने भी लोग अफसर वहां जाते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां के हकदार हैं, वहां के तीर्थ पुरोहितों से बात नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। अब आप देखिए वहां का पर्यावरण क्या है, वहां का भूगर्भीय रिपोर्ट क्या है। 1976 में जब बिरला बद्रीनाथ का मंदिर बना रहा था ना, तो वहां के स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। हमारे कॉमरेड साहब थे, मैं आपको बता दूं, गोविंद सिंह उनका नाम था, गोविंद सिंह रावत, और चंडी प्रसाद भट्ट जी वगैरह, बहुत बड़ा आंदोलन चला। बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तिवारी जी की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय कमेटी बनाई बद्रीनाथ के लिए, और उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दिया कि पुरी के अंदर जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, इसको अब आगे न बढ़ाया जाए, पुरी पे ज्यादा छेड़छाड़ न की जाए। तो मेरा आज मानना है, आपने तो आज कंक्रीट का बिल्कुल जाल, वहां पूरा कंक्रीट का आपने दीवार, सारी चीज कंक्रीट की हो गई है। क्या जब ओवलैंच चलेगा या जो भूस्खलन आता है, या ये आपका ये बर्फ का वो चलता है, उसमें क्या ये इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें टिक पाएंगी? ये मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि जब मैं बचपन में जाता था वहां, तो जो हमारे शहरों में वो दरवाजे होते थे ना, वो वहां वो दरवाजे नहीं, हमारी खिड़की के बराबर वहां दरवाजे होते हैं, और रोशनदान के बराबर खिड़कियां होती थी। अब आप जब आपके अफसर जा रहे हैं तो वहां के स्थानीय लोगों से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप केदारनाथ में गरुड़ चट्टी में जाइए तो गरुड़ चट्टी को देव दर्शनी माना जाता है।
वहां से भगवान के दर्शन होते हैं। आप वहां पर मॉल खड़ा कर रहे हैं, ये क्या औचित्य है? ये परंपरा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं आप? तो मेरा ये मानना है, ये जो गैप आ रहा है ना प्रबंधन और वहां के जुड़े हुए लोगों से, जो वहां के हकदार का मतलब होता है वहां का मालिक। हम लोग तो वहां के मालिक हैं, जिन्होंने 8वीं सदी जब से आदि गुरु शंकराचार्य आए तब से इस परंपरा को कायम किया, आज तक उसको निभा रहे हैं। क्या इसका कोई मूल नहीं? भाई उन्होंने हमको ही क्यों जोड़ा? बद्रीनाथ के लिए डिमरियों को या केदारनाथ के लिए इन 3 तीर्थ पुरोहित जिनको ये एरिया बटे हुए हैं, भाई परिवार बड़ा हो गया तो बटेंगे ना। भाई 2 भाई हो जाते हैं तो 2 हिस्से हो जाते हैं। उसी तरीके देखिए, तीर्थ पुरोहित का काम जो है, पहले क्या होता था, जब पैदल रास्ते थे उसमें चटियां होती थी, तो ऋषिकेश हरिद्वार से वही तीर्थ पुरोहित उन यात्रियों की व्यवस्था गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब जगह के लिए करता था। उनका रहना खाना हर चीज की व्यवस्था वो करता था, तब भी चाहे एक आदमी आए। अब ये बोलेंगे जी कि ठीक है, हमने एक बात बहुत अच्छी हमें मोदी जी की लगी, अगला दशक उत्तराखंड का होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाहे एक आदमी आए, सुन लीजिए आप, एक आदमी आए या 1 करोड़ आएगा, लेकिन व्यवस्था कौन करेगा? जो वहां से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आपको प्रबंधन के लिए बनाया गया है एक्ट के हिसाब से। जो गंगोत्री यमुनोत्री का तो अपना इंडिपेंडेंट है, जो भी है उनका अपना है सब कुछ, लेकिन हम लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ वाले मंदिर समिति के उसमें है। तो मंदिर समिति का काम है प्रबंधन करना, हमारा काम है पूजा व्यवस्था को संपादन करना, यात्रियों को उसकी पूजा, जो उसकी मनोदशा, जो उसकी मन में इच्छा है, उसको फलीभूत करना। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। जब से ये बीकेडीसी पर आप जब समिति बन गई और ये हो गया, कैसे टकराव होने लगा, कैसे काम में दखलंदाजी होने लगी, क्या क्या फर्क पड़ता हुआ आपने देखा पहले और अब जब ये समिति बनी है तब से? समिति तो 39 में बनी साहब, और बहुत से तब तो यूपी के अंडर में थे, वहीं से लोग आते थे कमेटी के मेंबर वगैरह, अध्यक्ष वगैरह बन के। यहाँ तक कि भंडारी, रोमेश भंडारी राज्यपाल जी, वो यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के। और बताऊं आपको, श्री रामचंद्रन जी साउथ से, वो यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन ऐसा टकराव तो हमने तो कभी नहीं देखा। अब जब ये लोकल, अब जब उत्तराखंड बना तो यहीं के लोग बनने लगे। भाई मैं भी बना हूं, 2 बार मैं भी बना हूं, मैं भी तो लोकल आदमी हूं, वहां से जुड़ा व्यक्ति हूं। लेकिन मैं किसके लिए लड़ूंगा? मैं अपनी परंपराओं के लिए लड़ूंगा, मैं अपनी परंपरा। अब आपने जबरदस्ती त्रिवेंद्र जी ने हमको थोप दिया देवस्थानम बोर्ड, विरोध हुआ, आपको वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वहां पर हकदारों की जो हकदारी थी, तीर्थ पुरोहितों का जो काम था, वो उसको नकारा जा रहा था उनके एक्ट के हिसाब से। उसका हमने विरोध किया, सरकार ने माना, धन्यवाद के बाद धामी जी, उन्होंने इसको वापस लिया, और वापस भी लिया, जिस दिन बोला उस दिन वापस लिया। इसके लिए हमने ये 4 धाम की, जो मैं आपको बता रहा हूं, 4 धाम तीर्थ पुरोहित हकूकदारी महापंचायत, इसका गठन किया। चारों धामों ने, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और मेरे साथ मेरे अध्यक्ष थे कृष्णकांत कोटियाल, मैं महामंत्री था। बहुत बड़ा, 3 साल तक हम सड़कों पे रहे, 3 साल तक, कोरोना काल में भी हम सड़कों पे रहे। और इस एक्ट को सरकार को वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? भाई जब परंपराएं टूटती है, विरोध होता है, कहीं उस एक्ट में हकदारों के लिए, तीर्थ पुरोहितों के लिए बहुत सी बातें ऐसी थी जो सरकारीकरण की तरफ जा रही थी। अब आप वैष्णो देवी से हमारे बराबरी करेंगे तो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ 6 महीने, वहां साल भर है। पता नहीं, मुझे लगता है जब से वहां पर वो वैष्णो देवी का श्राइनिंग बोर्ड बना होगा, वो हमारी माँ सोई कि नहीं सोई, 24 घंटे दर्शन हो रहे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ परंपराएं हैं। सुबह मैं बद्रीनाथ की बात बता दूं, 4:30 बजे अभिषेक शुरू होता है, उसके बाद बाल भोग लगता है, उसके बाद दिन का भोग लगता है, मूल भोग, उसके बाद 1 बजे, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कपाट बंद होते हैं, उसके बाद शाम को 3 बजे खुलते हैं, उसके बाद शाम को आरती होती है। तो ये परंपरा है ना, इस परंपरा पे अगर कहीं टकराव हो रहा है तो वहां का हकदार या वहां का तीर्थ पुरोहित तो विरोध करेगा। और वैसे ही हो सकता है केदारनाथ में भी ऐसा कुछ हो रहा हो, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता जी बोल रहे हैं।
जी, पर अभी इसमें जो बात निकल के आई है, वो बात जी। ये निकल के आई है कि अध्यक्ष जी और तीर्थ पुरोहितों की आमने-सामने बात होगी, टेबल हाँ, टॉक। नहीं, मैं यही यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, सब उन्हीं के अनुसार हो रहा है और ब तीर्थ पुरोहित कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो हमारे हकों पर डाका डल रहा है, जो काम इनका नहीं है वो काम करना और जो इनका काम है वो नहीं किया जा रहा है। और ये राजनीति का हस्तक्षेप पहले भी था क्या ऐसा? आप बताइएगा मुझे और या अब बढ़ गया है? और इसका देखिए नफ़ा-नुकसान रा ना जी, हम जी। लोगों ने प्रमोशन बहुत किया, प्रमोटिंग बहुत की, हम लोगों ने सुविधाएँ देनी शुरू कर दी। आपने कहा ना खिड़की दरवाजे झरोखे कितने जैसे छोटे-छोटे दरवाजे होते थे, वो आप बड़े-बड़े कर दिए। इसका क्या फ़र्क पड़ा है? क्या लाभ मिला और कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान इसलिए होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कालांतर में जैसे वहाँ के जो वहाँ का पर्यावरण और भूगर्भीय रिपोर्ट है, उसके हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे, तो देखिए एक ना एक दिन जैसे 13 में हुआ ना, कुछ ना कुछ होने की पूरी-पूरी संभावना है। एक बात। प्रबंधन के लिए आप बने हैं तो आप प्रबंध कीजिए ना। आप पूजा व्यवस्था में हस्तक्षेप न करते हुए, उस हुंडियों की तरफ न देखते हुए जो चढ़ा हुआ है, उसकी तरफ आप ना देखें। आप केवल प्रबंधन देखिए कि आपका यात्री जो आ रहा है वो आपको कितना खुश होके वापस जा रहा है या भाई अगर वो तीर्थ पुरोहित को धन्यवाद देता तो आपको भी तो देगा जो आप प्रबंधन कर रहे हो वहां का। जो लाइन में लगा हुआ एक आदमी 4 बजे सुबह से, उसका नंबर दूसरे दिन आ रहा है, और एक वीआईपी आ रहा है, उसको आप तुरंत करा दे रहे हैं। तो ये विरोध हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। भाई मैंने आपको अभी बताया ना, पूर्व वक्ता ने क्या कहा कि हमें, उनका नहीं मेरा भी यही कहना है कि तीर्थ हुँ, पुरोहित को ये अधिकार है आशीर्वाद देने का, स्वागत करने का, क्योंकि भाई अंबानी जी का भी तो कोई तीर्थ पुरोहित होगा ना वहां, उसको क्यों नहीं आपने साथ में लिया? हुँ। उसको आपको साथ में ले लेते हो, ये विवाद ही ना होता। भाई उसको भी तो आप साथ रख सकते थे, जहां आप इतने लोग इकट्ठे हो रखे थे उसको भी रख देते कि आइए साहब, या केदार सभा को बुला, उनके अध्यक्ष को ही बुला लेते कि आइए आप भाई इनका स्वागत कीजिए। भाई हाँ, ठीक है, कोई अरबपति खरबपति आ जाए उसके लिए अलग नियम हो गए, आम बेचारा जो गांठ में पैसे बांध करके मुट्ठी बंद करके आता है उसके लिए अलग नियम नहीं होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसका प्रबंधन है वो प्रबंधन करे, जिसकी पूजा व्यवस्था है वो पूजा व्यवस्था करे। ज़रा ज़रा ये मैं मेरा द्विवेदी ऐसे तो द्विवेदी जी देखिए को ये सुना रहा हूँ, आपको मैं सुनिएगा थोड़ा। अंबानी जी परिवार का और रिलायंस ग्रुप का जो है कि मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने जिस प्रकार से मैंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो निर्देशन में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से चार धाम की यात्राएं चली हैं, और आज चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ जो हमारा धाम है, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री आते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि इस वर्ष हमने पिछले गत वर्ष का अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है इस बार, जिस प्रकार से वहाँ पर तीर्थयात्रियों की संख्या है। और आगामी 23 अक्टूबर को जो है कि बद्री केदारनाथ जी के कपाट जो है कि बंद हो जाएंगे विधि विधान से, और 25 नवंबर 2025 को दोपहर 2:56 पर जो है कि भगवान बद्रीनाथ जी के जो है कि कपाट बंद होने, लगातार यात्रियों की संख्या। ये सुनिएगा। जी नहीं, ये बात सही है कि देखिए वहाँ पर जब वहाँ पर दर्शन के लिए देश भर से जो तीर्थयात्री आते हैं और सबके लिए भगवान समान रूप से हैं। आगामी आने वाले समय में, क्योंकि जब मेरा कार्यभार मैंने वहाँ पर ग्रहण किया था उससे पहले यात्रा जो है कि उस समय थोड़ा प्रारंभ हो चुकी थी, पहले ही सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन आगामी जब अगले सीजन पर जब हम यहाँ पर कपाट खुलेंगे तो निश्चित ही उससे पहले जो हमारे पास ये कालखंड इस समय का रहेगा जब कपाट बंद के समय का, उसको लेके मैं सरकार से आज मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में स्वयं, और उसको लेके हम आगे एक एसओपी भी बना रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि देखिए देश भर से वीआईपी मूवमेंट रहता है। ये बात सही है कि देखिए वीआईपी मूवमेंट के लिए हर जगह पूरे देश के अंदर जितने भी धाम है, जितने भी तीर्थ स्थल है, सब जगह प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। उस प्रोटोकॉल को ठीक प्रकार से हम बनाएंगे कि किस प्रकार से, और आम जनमानस को भी उसको लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर हम आगे एक ठोस रणनीति बनाने वाले हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? कोई रणनीति अभी तक है नहीं क्या हमारे पास ऐसी कोई वीआईपी और आम लोगों के लिए कोई इस तरह की रणनीति? कौन सी एसओपी बनाने की बात कर रहे थे द्विवेदी जी? अब जब ये पूरा हो अल्लाह, इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं, उन्होंने कहा कि जो मानी जी थे वो कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो बात अभी आ नहीं पाई इसमें।
तो इस बार मैंने आग्रह किया तो वो चढ़ावा उन्होंने बढ़ा के चढ़ाया है कि आपदाएं आई हैं, ऐसा आया है। इसमें इसको कैसे देखेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले बद्रीनाथ की बात बताता हूँ आपको। बद्रीनाथ में जब कपाट खुलते हैं ना सुबह, हाँ, तो लोकल जो आदमी होता है ना, जो दुकानदार वगैरह होता है, जो वहां का दुकानदार, लोकल दुकानदार, नहाने के बाद उसके लिए अलग से सुबह का टाइमिंग रखा था पहले से। जो मैं आपको जो रावल शाही के टाइम से ही बता रहा हूँ, ये तो राजा टीरी के मंदिर है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपके धर्म दर्शन शुरू हुए, ठीक है। जी, अब आप जहां तक वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं ना, मैं इधर गया बालाजी, तो बालाजी में आपने टिकट कटवाया, ठीक है, आप भी लाइन में लगे और आम आदमी भी लाइन में लगा, सही बात। लेकिन लास्ट में आखिरी में आपने देखा होगा वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं सारे। वीआईपी में जो पैसा देके जा रहा है वो पहुंचता तो जल्दी है, लेकिन पहुंचता उसी दरवाजे से है जिस दरवाजे से आम आदमी पहुंच रहा है। हमने 2008 में जब मैं सदस्य बना, उसके बाद टोकन सिस्टम का एक प्लेटफॉर्म बनाया था और कुछ दिन वो लागू भी रहा। आप आए, आपने टोकन दिया, आपको टाइमिंग दिया गया, ठीक हो गया। जितनी देर में आपके पास टाइमिंग है, आप आसपास के दर्शनीय स्थलों को देख सकते हैं। यही बात अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग इनकी ऋषिकेश में भी, इस्पाक से मैं भी वहां पहुंच गया, तो ये अपना मंडलायुक्त जो है हमारे पांडे साहब है साहब, इन्होंने कहा कि टोकन सिस्टम क्यों फेल हुआ। तो मैंने बोला उसमें कर्मचारियों की कमियां या उसमें कोई सिस्टम जो चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसलिए सिस्टम फेल हुआ। तो उन्होंने कहा आप इसमें क्या दे सकते? मैंने कहा इसमें आपको मैं पूरा लिख के दे सकता हूँ कि कहाँ कहाँ का पे कमियां थी, उसको दूर कीजिए आप। मैंने बकायदा 4 धाम के पैड पे उनको लिख के दिया। पता नहीं वो कहा, वो मेरा लेटर कहाँ गुम हो गया, मुझे नहीं पता। मैंने मास्टर प्लान के ऊपर प्रधानमंत्री से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सब जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं कोई सुनवाई नहीं। मैं इसको इसलिए आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मास्टर प्लान में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, कहीं वो कोई मास्टर परेशानी नहीं आएगी। प्लान में क्या दिक्कत है? आपने जो बार-बार आपने कोर्ट से लेकर कचहरी तक सब जगह आप लोगों के लिए लड़ते दिखाई दिए, जहाँ बोल रहे हैं इंसाफ नहीं मिला, उस मास्टर प्लान को लेकर थोड़ा बताइएगा कि क्या-क्या होना नहीं है? मास्टर प्लान का मेन ये था, जो 1976 की तिवाड़ी जी की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट वहां गई है ना, उसके आधार पे वहां का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। भूगर्भ के जो ज्ञाता हैं, पर्यावरण ज्ञाता हैं, उन लोगों से और वहां के स्थानीय लोगों से कि भाई यहाँ कौन सी मिट्टी लगेगी, कौन सा पत्थर लगेगा, उनसे क्यों नहीं आप मुलाकात बात करते हैं? अफसर जाता है, 2-4 लोगों से बात करता है और निकल जाता है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। यही केदारनाथ में हुआ 13 के बाद। केदारनाथ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी, तो अब वो नुकसान नहीं करेगी आगे। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया गरुड़ चट्टी का, जहां से आप भगवान के दर्शन करते थे, देव दर्शन ही बोला जाता है वहां पर, आपने वहां मॉल खड़ा कर दिया, तो परेशान नहीं करेगा वो बाद में। देखो, वाइब्रेशन, एक जो हेलीकॉप्टर वाली बात बोलते हैं, जब हेलीकॉप्टर जा रहा है, अब कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा है क्या? ये भूगर्भीय जो पर्यावरण वाली बात मैं कर रहा हूं, मैं इसीलिए कर रहा हूं जी। बद्रीनाथ के अंदर जो आपने नदी खोदी आस्था पथ बनाने के लिए, ठीक है ना, तो नदी का पानी थोड़ा भी गड़बड़ाया तो वो कहां चला गया? तप्त कुंड में, और खतरा पैदा हो गया मंदिर को। एक बात आपने कहा, मंदिर के पीछे हम दीवार उसके लिए, भूस्खलन के लिए या जो ऑबलेंस आता है उसके लिए, अगर आपने दीवार 20 मीटर ऊंची बनानी चाहिए तो आप उसका बेस भी तो डालेंगे ना, प्लिंथ डालेंगे ना। और कहीं वो जो गर्म पानी के हैं सोते, वो कहीं गड़बड़ा गए तो क्या होगा? इसका उदाहरण मैं देता हूं। एक कुरुम धारा था, एक प्रहलाद धारा था, जो आज
बहुत बात उठाने के बाद उनको दोबारा से खोजा गया और अब तो मिल गए। मैं बता देता हूं, जो बद्रीनाथ का रावल होता है ना, वो पंच जी स्नान करता है। कुरुम धारा की, नारद धारा का, अलकनंदा का पानी, गर्म कुंड का पानी, कुरुम धारा का पानी, उसको स्नान करने के बाद ही उसको गर्भगृह में प्रवेश करने का अधिकार है, यानी ये परंपरा है। जी अगर आप इस तरह की से इन चीजों को करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो प्रकृति है। और जब आपके पास रिपोर्ट है 76 की, उसमें भूगर्भ वाले भी थे, उसमें एमएलए थे, उसमें एमपी थे, 19 लोगों की एक कमेटी बहुगुणा जी ने, हिमालय पुत्र बहुगुणा जी ने नारायण दत्त तिवारी जी की अध्यक्षता में बनाई थी, जब वहां पर वो बिरला मंदिर बनाने लगा और उसका विरोध हुआ। तो भाई देखिए, उसी तरीके से आप केदारनाथ में आपने तीर्थ पुरोहितों के मकान तोड़ दिए, एक बद्रीनाथ में बात और तीर्थ पुरोहितों के बताइएगा मकान तोड़ दिए। सर जी, जी केदारनाथ में बिल्ला पैसे लगा रहा था, विरोध हो गया, नहीं लगाने दिया और नहीं ये नहीं, कहा केदारनाथ में नहीं, अगर बद्रीनाथ में लगा। लगाएगा तो अगर जो आप पैसे लगाएगा तो अपना हक भी जताएगा। आज हम देख देखिए, रहे हैं कि अंबानी साहब केदारनाथ पहुंचते हैं, वो करोड़ों का आपको चंदा देते हैं या चढ़ावा चढ़ाते हैं। डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तो पैसा दे ही रहे हैं ना। देखिए एक बात सुनिए, पैसा पहले से भी आता था, ये आप ये नहीं कोई इसी साल दे रहे, पैसा तो पहले भी आया, ऐसा तो नहीं है पैसा पहले नहीं आया। इससे पहले चंदन भी तो दिया, केसर भी तो दिया उन्होंने। भाई वो कहीं ना कहीं जो मंदिर समिति को खरीदना था वो उन्होंने दिया, तो चंदा ही तो हुआ ना वो भी। जी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको वेलकम मत कीजिए, लेकिन किनसे करवाइए, जिनका अधिकार है उनसे करवाइए ना। आप अगर केदार सभा के अध्यक्ष के मंत्री को लेकर चले जाते तो क्या बुरा होता? सही है। आप ये मुझे इस बात का एक वो दीजिए, उत्तर दीजिए कि अगर वो साथ में जाते तो क्या बुरा हो जाता? यहाँ पर कमेटी ने गलती की या नहीं की? आप ये आप मुझे इस चीज का उत्तर दीजिए। नहीं मैं तो समझना चाह रहा हूँ आपसे, अगर क्योंकि एक आदमी केदार, आप बेहतर जानते हैं, आप वो उन चीजों में रहे हैं, हम लोग तो बच्चे हैं आपके सामने। लेकिन जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि मठ मंदिरों में लेकर साधु संत आक्रोशित और रावल आक्रोशित और तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि भैया ये सियासत करने वाले लोग या जिन्हें बनाया गया कुछ प्रबंधन के लिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं, बागंबर उड़ा रहे हैं, ये तमाम चीजें, तो हमारे को एक जो संदेश जाता है वो संदेश समाज में हम सही नहीं दे पा रहे हैं अपनी युवा पीढ़ी को ना। तो हम, आप तो मुझे बता रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, अब लोग जो आपको देखेंगे वो भी समझ पाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ हजार लोग इस बात में उलझे होंगे कि होता क्या है वहां, कैसे काम होता है वहां ना। सब लोग तो अंबानी को देख रहे थे, उनको ये नहीं देखो कौन वहां पर नियम कायदे कैसे ताक पर रखे गए ना। अंबानी बड़े आदमी है, अब हमारे रावल साहब कहाँ, डीबी साहब, उनको कौन रौतेला कौन पूछेगा वहां, कोई नहीं पूछेगा ना। तो इसलिए सब अंबानी देख रहे थे, लोग उलझे पड़े कि नियम कायदे कहाँ टूट गए, क्यों टूट रहे हैं, और ये लगातार ऐसी शिकायतें क्यों आ रही हैं। कल को पता लगेगा कि कोई भी आदमी जाके राजनेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री सीधे गर्भगृह में खुद ही चले जाए और खुद ही पूजा पाठ कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं होना। जी, अभी एक बात उठाई कैमरे वाली। हाँ, जब आपको पता है इतने मीटर पे भाई वो ले जाना, कैमरा ले जाना या मोबाइल ले जाना निषेध है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आपने लॉकर क्यों नहीं बनाया। पूर्व वक्ता ने कहा ना, त्रिवेदी जी ने कहा हाँ, ना, हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर आप जो वो फोटो खींच दे रहा, फिर आप उसको ऐसे कर रहे हैं। अब ऐसी जब शिकायत आई होगी तभी तो उन्होंने कहा ना। वही बात इस पे हो रही है कि ठीक है साहब, कोई पैसा दे दे तो वो गर्भगृह के अंदर तो नहीं जा सकता डिमरी और रावल के अलावा, क्या वो चला जाएगा? परंपरा ये तो नहीं बोलती। क्या भगवान का भोग कोई अरब रुपए दे के क्या डिमरियों की बजाय बना सकता है? या केदारनाथ में पुजारी जो रावल से दीक्षा लेके ही वहां का पुजारी बनता है, दूसरा नहीं आ सकता। और हमारा रावल जो है उसका पठन पाठन जो है वही अपने गांव में जो उनका विद्यालय है उससे होता है। अब तो हमने आहारता, पहले तो आहारता उड़ता कुछ नहीं थी, अब तो आहारता है उनका, आता है उनको पूरा करने के बाद ही वहां तक पहुंचने का रास्ता तय होता है। सीधी सी बात ये है। अब मैं ये देख रहा था कि आज के दौर में ना, अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ की कई तस्वीरें आती हैं, युवा लोग जाते हैं, वो कोई डांस कर रहा है, कोई रील बना रहा है
ना, वो पूजा पाठ अलग, लेकिन वो चीजें अलग हो जाती है। इन कैसे आप आज के दौर को साथ लेकर पुरानी सभ्यताओं को मिलाकर काम किया जा सकता है? ये जी। बीकेटीसी वाले आएंगे, आज तो द्विवेदी जी हैं, कल को कोई और होगा। कैसे संतुलन बनाया जा सकता है, देवरी जी? संतुलन संतुलन की बात सरकार में देखिए, मैं आपको बताऊं, एक्ट में जो प्रावधान है ना, तो जो जी, नॉमिनेट सदस्य है उसका विशेष अधिकार किसको है? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री की सिफारिश पे राज्यपाल उसको नॉमिनेट करता है। तो मुख्यमंत्री को यह देखना चाहिए कि भाई जिस व्यक्ति को मैं बना रहा हूं वो राजनीति से प्रेरित होकर ना बनाइए। आप उसके जो उसकी पृष्ठभूमि है, वो कहां से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। करोड़ों की अरबों की संपत्ति भारतवर्ष के हर कोने में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की पड़ी हुई है। मैं खुद महाराष्ट्र एक संपत्ति 4 एकड़ जमीन इनकी नेशनल हाईवे पे है, किसी ने दान दे रखी है। क्या कभी इनका प्रबंध तंत्र वालों को ध्यान आया? मैं वहां गया, चिखली एक जगह, चिखली, जी, और वो मुकदमा आज वहां के रेवेन्यू के हाई कोर्ट में चल रहा है। जिन लोगों ने, जिस लेडी ने वो उसको दान दिया था, उसके कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर दिया। तो हम नीचे से लेकर ऊपर तक लड़ते चले गए। इसी तरीके से देहरादून में है, नेसविला रोड पे डोभाल वाला में इनकी बहुत सी संपत्ति है। एक खुड़बुड़ा में इनकी संपत्ति थी, हमने अपने टाइम पे तो ले ली थी। अब आज मुझे नहीं पता उसकी क्या स्थिति है, मैं नहीं जानता। उसके अलावा कुमाऊं में बहुत ज्यादा हमारी संपत्ति है। इस तरीके से बहुत ज्यादा। तो प्रबंधन का काम तो ये होना चाहिए ना, प्रबंधन का काम वीआईपी थोड़ी होना चाहिए। इस तरफ ध्यान दीजिए, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं लोग? अब हम आलोचना करेंगे तो भाई हम इनके टारगेट पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है, जो वहां आप पदाधिकारी या सदस्यों को बना रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि जरूर देखिए। जो किस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो मंदिर के बारे में क्या जानते हैं, वो व्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं। सही बात। जब मैं मंदिर समिति का सदस्य बना, मुझे ये नहीं पता था पे स्केल क्या होता है। लेकिन हमने उसको पढ़ा एक्ट को, और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक्ट है वो इतना बढ़िया एक्ट है कि मेरा तो ये मानना है कि भारतवर्ष के हर मंदिर में वही एक्ट लागू होना चाहिए। नहीं, हम जाते हैं अब देवी जी, जब साउथ जाएंगे, आपने वहां का जिक्र किया, पद्मनाभम गया था मैं एक बार, तो मैंने देखी वहां की व्यवस्था भी, सबके कपड़े उतरवा के एक लाइन में सब चल रहे हैं। हाँ, वीआईपी वाला सिस्टम था वहां पे भी, लेकिन इस तरह का वीआईपी वाला नहीं था। वहां तो पंडित पुजारी एक वस्त्र में सिंगल धोती में रहते हैं, पुलिस वाले भी सिंगल धोती में है, पिस्टल कमर में धोती, क्योंकि वो नियम कायदे हैं वहां के ना, वो फॉलो हो रहे हैं। अगर उसको बचा पाए तो वो सब चीजें बचेंगी, अगर वही नहीं बचेगा फिर क्या क्या बचेगा हमारे पास? कुछ भी नहीं। फिर क्यों आएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ लोग ना? क्यों, क्या कहेंगे आप? अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल, कुछ भर्तियां निकली है वहां की सुरक्षाओं के लिए, जो पुलिस वालों को ना रख करके वहां से जुड़े हुए लोगों को रखा जाए। उसका हेड भले ही सरकार अपने नियंत्रण में ले, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी वो भर्ती हो, 40-45 सीटें, 36 सीटें कितनी आई थी, वहीं का जुड़ा हुआ आदमी, जैसे आपका ना धोती पहना हुआ, और वो जो यात्री को गाइड कर सके, उनको समझा सके भाई ये किस चीज की मूर्ति है, किस चीज की मूर्ति है, क्या है ये, क्या है यहाँ पर, क्या व्यवस्था है। अब एक पुलिस वाला बिजनौर से जाए या किसी कोने से जाए, या भारतवर्ष के या यूपी के या उत्तराखंड के, और उसको वहां का ज्ञान ही ना हो, तो वो क्या, वो तो धक्का ही देगा ना यात्री को, बताएगा थोड़ी कि ये इस चीज की मूर्ति है यहाँ पर। तो मेरा ये मानना है, जो सुरक्षा तंत्र है वो वहां के लोकल लोग, केदारनाथ में केदारनाथ के लोगों को भर्ती किया जाए, बद्रीनाथ में बद्रीनाथ के लोगों को भर्ती किया जाए, और गाइडलाइन तो वही होगी ना जी। लेकिन उनके साथ प्लस पॉइंट ये होगा कि उनको जानकारी होगी। फिर वो ये वीआईपी वाला चक्कर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। वीआईपी आता है, प्रोटोकॉल होता है, मुझे भी मालूम है। हम भी जाते हैं तो पूर्व सदस्य होने के नाते हमें भी सम्मान दिया जाता है, हमें भी बोलते हैं इधर से जाइए साहब, हमारे बच्चों को बोला जाता है इधर से जाइए साहब। लेकिन एक दायरा निश्चित होना चाहिए, उसका एक
नियम कानून अवश्य सभी के लिए होना चाहिए। मैंने आपको बालाजी का बताया ना कि मेरे हाँ बालक ने उसमें करवा दिया, लेकिन लास्ट में मैंने देखा हम तो सभी लोग एक ही जगह खड़े, जो आम आदमी आ रहा वो भी वहीं खड़ा था, मैं भी वहीं खड़ा था। भले ही मेरे लड़के ने मेरा तो टिकट करा रखा था वीआईपी, मतलब वो जो पर्ची कटती होगी वहां की, जो सिस्टम वहां का होगा। तो मेरा भी ये मानना है कि भाई ठीक है, आप रखिए वीआईपी जी और उनको दीजिए एंट्री, लेकिन आम आदमी के साथ दीजिए। अब हेलीकॉप्टर वाला आता है और 4 धाम की बुकिंग करता है तो उसको तो ट्रीटमेंट ही कुछ और मिलता है, क्या बताएं। हमारे तो ये समझ में नहीं आई आज तक बात। जी ठीक है ना, वो हेली में आ रहा है भाई, ठीक है, उसके बाद टाइम नहीं है, बेचारा बिजनेसमैन होगा, बड़ा कुछ होगा, लेकिन भगवान के यहाँ तो सब एक है सर। आप भी एक है, मैं भी एक हूँ, वो भी एक है। अभी जो ये विवाद चल रहा है ना, हाँ आपने मुझसे पूछा इनका विरोध, विरोध कहीं नहीं है। हाँ मेरा ये माना, पृष्ठभूमि जो होती है ना आदमी की, पृष्ठभूमि वो ज्यादा काउंट करती है। मैं डिमरी समाज का हूं ना, तो मैं हर चीज डिमरियों की बात नहीं करूं, मैं पूरी उस परंपरा के बात करूं। मैं आपको बता देता हूं, बद्रीनाथ के अंदर भंडार जो होता है ना, वो पांडुकेश्वर में एक जो गांव वाले हैं ना, मेहता, भंडारी, कमजी, 3 कम्युनिटी है, उन तीनों का अधिकार है जो भंडार है। माला बनाने का अधिकार, या टंगड़ी एक पड़ता है, आपने एक अक्सर अखबार में सुना होगा, पागल नाला, उसके पास एक गांव है टंगड़ी, वहां के भट्ट लोग और जितने भी जाति के लोग वहां हैं, वो लोग भगवान की माला बनाने का उनको अधिकार है। जैसे मैंने डिमरियों के बारे में बताया आपको, चंदन घिसना, भगवान के विषय के लिए पानी लाना, भगवान का भोग पकाना, ये अधिकार हमारा है। इसी तरीके से हमारे यहाँ तो जो बाजीगर है ना, उसको भी वही दस्तूर मिलता है जो हमें दस्तूर मिलता है, जो हमारे डट्टे पट्टे में लिखा हुआ, और जो मैंने आपको आर्टिकल 2 बताया, जो अधिकार जिसके जहां पर है, उसको वो अधिकार इस कमेटी में दिया गया है। और जो ये जी आशीर्वाद वाली बात आ रही है कि भाई उन्होंने उनका वेलकम किया, वेलकम आप भी कीजिए ना, उनको साथ लेके कर देते तो क्या दिक्कत थी। आप ही बोलिए ना, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। सही एक बात है। केदार सभा का मंत्री या एक केदार सभा का अध्यक्ष या उन्हीं का कोई जो पंडा था, जो मतलब तीर्थ पुरोहित था उनका, अंबानी जी का, उसको साथ ले लेते तो ये बात ही ना उठती। अब जी बागंबर पहना रहे हैं तो भाई वहां के लोग तो विरोध करेंगे भाई, उनका अधिकार है, वो उनके मालिक है। वहां उस परंपरा को अनादिकाल 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य आए, डिमरी लोग उनके साथ आए, केदारनाथ वाले भी तो इसी तरीके से आए होंगे, जी जो वहां के तीर्थ पुरोहित हैं जी। बेचारे। अभी ये लोग मांग कर रहे हैं डिमरी साहब कि नहीं, इनको द्विवेदी जी को हटा दिया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, ये जो मेरी अभी मैं बताया ना अभी आपको, उनके महामंत्री जी से मेरी भी बात हुई, मंत्री जी से बात हुई, तो जो कपरवाण जी उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मैनेज किया है, आमने सामने टेबल टॉक होगी उनकी, अध्यक्ष जी और तीर्थ पुरोहित की, उसमें जो भी उनका आपस में बातचीत के बाद जो भी निर्णय निकलेगा। चलिए ठीक है, मैं बस जानना चाहता था आपसे कि ये क्या चीजें, बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई, आपने बहुत सारी चीजों से पर्दा उठा दिया, मैं नहीं जानता था वाकई में। थोड़ा आपके समाज के बारे में तो मैं जानता था कि आपके अधिकार थोड़े क्या हैं, कैसे कैसे हैं, लेकिन जी आपने तो ब्रॉड लेवल पर मुझे बताया, और रूम को भी जानना चाहिए कि आखिर है क्या विवाद, कहाँ पर विवाद की जड़ क्या है, क्यों विवाद हो रहा है, किसका हक बनता है, किसका नहीं बनता है, ये सब चीजें आपने समझाने की कोशिश की, मैं बहुत एक और शुक्रिया। उदाहरण दे देता हूँ, लास्ट में एक उदाहरण और देता हूँ मैं, ये मास्टर प्लान वाला जी सुनिए। जी जी एक जो आस्था रखता है बद्रीनाथ पे, जमीन खरीदता है कोई भी सेठ या कोई, उसके बाद वो उसमें बिल्डिंग बनाता है, धर्मशाला बनाता है या कॉटेज जो भी बनाता है, उसका प्रबंध तंत्र वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को सौंप देता है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारे कई गेस्ट हाउस इस मास्टर प्लान में ध्वस्त कर दिए गए, ठीक है। आज की डेट में होटलों में बड़े बड़े भाई, अब हर कोई आदमी भाई, धर्मशाला तो भाई तीर्थों में धर्मशाला ही होती है, अब बड़े बड़े होटल भी बन गए, जिनको होटल में रहना होटल में रहते हैं, जिनको लेकिन सबसे बड़ा कारण आज क्या है कि जो जितने भी हमारे गेस्ट हाउस डेमोलिश किए गए, तोड़े गए, उसका 1 रुपया भी सरकार ने टेम्पल कमेटी को नहीं दिया। ये सबसे गलत बात हुई, क्योंकि हमारी बॉडी अलग है, हमारा अपना एक न्याय है, एक अपनी बॉडी है, एक अपना
एक्ट है जिसके अंतर्गत हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी माने जाते हैं, क्योंकि वहां पर वोटिंग का अधिकार भी है। अगर आपका कोई प्रस्ताव, हम जैसे सदस्य अगर रहे तो हमने अगर कोई प्रस्ताव रखा किसी को कंट्रोवर्सी, तो उसमें वोटिंग भी होती है, वहां डेमोक्रेसी भी है। तो मेरा यही मानना है कि आज की डेट में जो जमीन वहां एक्वायर हो रही है वो पर्यटन विकास परिषद के नाम से क्यों हो रही है साहब? टेम्पल कमेटी कहाँ चला जाएगा? आज तक जितनी भी जमीनें हैं वो सब भगवान बद्री विशाल के निबद्ध है, और भगवान बद्री विशाल बोल नहीं सकते, इसलिए वो कमेटी को जाती है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी तो है, इस चीज की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती कमेटी? जी, देना चाहिए ना। ये आपकी आवाज जाएगी, इनको द्विवेदी साहब सुनेंगे या और जिम्मेदार लोग सुनेंगे तो लोग ध्यान देंगे। आपने वक्त दिया रिमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप स्वस्थ रहें और इस तरीके से जानकारी युवाओं तक पहुंचाते रहें, बताते रहें इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस जानना तो मैं ये चाह रहा था कि जब अंबानी साहब पहुंचे मंदिर तो वहां पर हुआ क्या था और क्या होता है, लेकिन निकलते निकलते बातें बहुत सारी निकल गई। बहुत दूर तलक हरीश डिमरी जी ने बहुत सारी जानकारियां साझा की कि आखिर होता क्या है। एक एक चीज को बारीकी से उन्होंने बताने की कोशिश की है, और इसे ब्रॉड लेवल पर समझ पाएंगे लोग, और खासकर युवा भी समझ पाएंगे जो नहीं जानते परंपराओं के बारे में, बद्री केदार की परंपराएं क्या है और वहां पर पूजा पाठ कौन करता है, कैसे होता है। तो आप भी जुड़िएगा, शेयर कीजिएगा इस चर्चा को। काफ़ी वरिष्ठ हैं हरीश डिमरी जी, जिन्होंने इस बात को रखा है, बताया है आपके लिए, हमारे लिए, कि हम जान पाएँ परंपराओं को, अपनी पुरानी चीज़ों को, अपनी जड़ों को, ताकि इस तरह की कंट्रोवर्सी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो कि भैया जो अधिकार पंडा पुरोहित या पंडित का है, वो अधिकार हमारे नेता या फिर किसी कोई अध्यक्ष ले जाता है, वो नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए, वो इस चर्चा में था। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।